हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अचानक तिब्बत क्यों पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या कहीं दलाई लामा को उत्तराधिकारी विवाद का कनेक्शन तो नहीं। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, पहले अजीत डोभाल जी, अब जयशंकर जी ने की पुतिन से मुलाकात। भारत रशिया की इस दोस्ती को देख जल भुन जाएगा अमेरिका। इतना ही नहीं दोस्तों, जयशंकर जी ने वहां से ट्रंप को दिखाया आईना। मॉस्को में अमेरिका पर बरसे, कह दिया कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, फिर भी भारत पर हाई टैरिफ हमारे तो समझ से परे है। तो वहीं दोस्तों, भारत के सपोर्ट में खुलकर आया चाइना। 50% टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को दिया मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे क्या कहा चाइना ने भारत के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को। तो वहीं अब नेपाली संसद में हुआ भारी विरोध। लिपुलेख से व्यापार मंजूर नहीं करेंगे, कहने लगे नेपाली सांसद। आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर भारत के लिए क्यों खास है ये लिपुलेख दर्रा, जिस पर नेपाल करता है झूठा दावा, और कैसे दोस्तों चीन का भी जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से हित। और यही वजह है कि लिपुलेख पर नेपाल को नहीं मिल पाया चीन का साथ। ड्रैगन ने इंडिया के स्टैंड को सही ठहराया। बताएंगे पूरा विवाद। तो वहीं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर हल निकालने चले थे मिस्टर ट्रंप। रशिया ने यूक्रेन में अमेरिकी फैक्ट्री पर ही बरसा दी मिसाइलें। डोनाल्ड ट्रंप हुए आग बबूला। इतना ही नहीं, साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के सामने यूक्रेन के लिए 3 सबसे बड़ी डिमांड रख दी दोस्तों, जिससे यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की के उड़ गए होश। बताएंगे वो 3 कौन कौन से डिमांड है। वहीं अपना भारत भी दोस्तों हर तरीके से ट्रंप की हेकड़ी निकालने के पीछे लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई फोन पर बड़ी बात। तो वहीं सोने चांदी के दामों को लेकर उछाल देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब हम आपको देंगे कि क्या दिवाली पर भी इस बार सोना बनाएगा रिकॉर्ड। क्या अभी सोने को खरीद लेना ज्यादा बेटर होगा सोने चांदी को, या फिर दिवाली पर होगा सोना सस्ता। ये सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की रणनीति का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत पर कोई भी दबाव अब कार्य करने वाला नहीं और भारत के दुश्मनों को करारा जवाब अवश्य मिलकर रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत की यात्रा पर है। वो चीन के स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर लहासा पहुंचे हैं। जिनपिंग इस समारोह में शामिल होने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति हैं। उनका तिब्बत दौरा तब हो रहा है जब चीन और दलाई लामा के बीच उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर विवाद चल रहा है। दलाई लामा जुलाई में 90 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वो जल्द ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। हालांकि चीन का कहना है कि वो खुद दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगा। ये घटनाक्रम दोस्तों दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे तनाव के बीच हुआ है। जुलाई में 90 वर्ष के हुए तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कुछ महीने पहले ही घोषणा की थी कि वो अपना उत्तराधिकारी खुद चुन लेंगे। दलाई लामा को तिब्बत में भगवान की तरह पूजा जाता है। वो एक तरह से तिब्बती लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दलाई लामा जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से तनाव के बीच आखिरकार शी जिनपिंग तिब्बत क्यों गए। हालांकि ये सवाल भी एकदम ठीक है। दरअसल शी जिनपिंग बुधवार दोपहर के आसपास तिब्बत की राजधानी लहासा पहुंचे। सरकारी मीडिया में आई तस्वीरों में तिब्बत पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिनपिंग के उच्च स्तरीय दल में चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार वांग हुनिंग, उनके चीफ ऑफ स्टाफ KQ, उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग और मंत्री वांग सियाओ होंग शामिल थे। शी जिनपिंग ने तिब्बत के पुलिस अधिकारियों सहित क्षेत्र के कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने चीन समर्थित पंचेन लामा से भी मुलाकात की। शी जिनपिंग तिब्बत में चीन विरोधी माहौल को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की अलगाववाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष के लिए प्रशंसा की। इन अधिकारियों ने दलाई लामा समर्थकों पर जमकर जुल्म ढाया है। जिनपिंग ने कहा कि तिब्बत पर शासन करने और उसे विकसित करने के लिए सबसे पहले राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही जातीय एकता और धार्मिक लोगों का समाज के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना होगा। जिनपिंग ने अपने भाषण के दौरान दलाई लामा का कोई जिक्र नहीं किया दोस्तों।
दोस्तों, और लगातार चाइना तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जो कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे से भरी खबर हो सकती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिनपिंग तिब्बत पहुंचकर तिब्बतियों के अंदर अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा करता धरता मैं ही हूँ, और इसी बहाने जिनपिंग अपनी मनमानी का तिब्बत में काम कर सके या करवा सके, ये बड़ी चाल लेकर पहुंचे हैं तिब्बत। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जानबूझकर तिब्बत में जिनपिंग का स्वागत करवाया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी कहते हैं कि तिब्बत शुरुआत से ही भारत के करीब रहा है, मगर दुनिया में चीन ये दिखाता है कि तिब्बत उसके ज्यादा करीब है। चीन का मीडिया जानबूझकर ये बताता है कि जिनपिंग का भव्य स्वागत किया जाता है भारत से सटे इस हिमालयी क्षेत्र में। चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की हजारों किलोमीटर का चीन से सीमा विवाद है। दोस्तों, JS सोडी के मुताबिक ये बात भारत को नहीं भूलनी चाहिए कि चीन हमेशा से धोखेबाज दुश्मन रहा है। वो मौका देखते ही पलट जाता है, वो धोखा देने में माहिर है। आपको याद होगा कि दलाई लामा ने पिछले महीने ही अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। उस दौरान दलाई लामा ने कहा था कि उनके उत्तराधिकारी का चयन गादेन फोडरंग ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना उन्होंने 2015 में की थी। मगर चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकार को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि भविष्य के किसी भी उत्तराधिकारी को उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। दरअसल चीन की ये रणनीतियां उसकी प्राचीन 36 चालें हैं, जो अब तक चली जाती हैं। जी हाँ, ऐसे में आपको जो भी लगता हो दोस्तों कि आखिर क्या चालें हो सकती है जिनपिंग की तिब्बत जाने के पीछे, अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने भारत रूस संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक जयशंकर जी द्वारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इससे 2 हफ्ते पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी ने पुतिन से मुलाकात की थी। ये दोनों मुलाकातें अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद हुई है। तो वहीं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद जयशंकर जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा मैसेज दे दिया, कह दिया कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है बल्कि चीन है, लेकिन तब भी हम पर हाई टैरिफ लगाया गया है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती। जयशंकर जी ने आगे कहा कि रूस से LNG यानी नेचुरल गैस खरीदने के मामले यूरोपीय यूनियन सबसे आगे है। वहीं 2022 के बाद रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाने में भी कुछ दक्षिणी देश भारत से आगे हैं, फिर भी भारत पर हाई टैरिफ समझ से परे है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है दोस्तों, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत के तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन जंग लड़ने में मदद मिल रही है। वहीं जयशंकर जी ने रूस की धरती से अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि भारत का रशिया से तेल खरीदना भारत की जरूरतों के आधार पर बहुत सही फैसला है। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत और रशिया का रिश्ता दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक रहा है। दोनों देशों ने व्यापार संतुलित करने के लिए भारत से रूस को कृषि, मेडिसिन और कपड़े का इंपोर्ट बढ़ाने पर सहमति जताई। वहीं रशिया दोस्तों पहले ही कह चुका है कि हम भारत को और 5% तेल में छूट देंगे, यानी कि भारत हमसे तेल खरीदता रहे। और ये भी आश्वासन दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ के दबाव के बीच भारतीय सामानों पर रोक लगाई जाती है, तो ऐसे में जिन जिन सामानों पर रोक लगाई जाएगी, हम उन सामानों को अपने देश यानी रशिया के बाजार में उतारने को तैयार हैं। भारत वो सामान हमको भेजे, हम खरीदेंगे उनसे सामान, लेकिन भारत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा आश्वासन रशिया ने भारत को दिया है। आप कह सकते हैं कि जयशंकर जी का रूस दौरा काफी सफल होता दिखाई दिया है, जहां से उन्होंने ट्रंप की हेगड़ी निकाली है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारत रूस दोस्ती को लेकर 2 शब्द जरूर कहिएगा आप लोग। तो वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, भारत ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की तैनाती का भी मुद्दा उठाया। जयशंकर जी ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद रशिया ने भारत को भरोसा दिया कि वो भारत की चिंता पर तेजी से कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया ने बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों की अपनी सेना में भर्ती की है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। इसके बाद से ही भारत लगातार रूस पर भारतीय नागरिकों को अपनी सेना से हटाने और उन्हें वापस
वापस स्वदेश भेजने का दबाव बना रहा है। जयशंकर जी ने विदेश मंत्री लावरोव से कहा कि हमें उम्मीद है कि रूसी पक्ष इन मामलों को शीघ्रता से सुलझाएगा। भारत ने पहले भी रूस के सामने इस मुद्दे को उठाया है। इस कारण रूस ने पहले ही बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को अपनी सेना से हटा दिया है। हालांकि इनमें से कुछ के दूर दराज और सक्रिय सैन्य संघर्ष वाले इलाकों में तैनात होने के कारण उनकी वापसी में देरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, भारत के समर्थन में खुलकर आया चीन। ट्रंप के 50% वाले टैरिफ पर दिया तगड़ा जवाब। दोस्तों, अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मामले में चीन खुलकर भारत के सपोर्ट में आ गया है। चीन ने गुरुवार को इसका करारा जवाब दिया है। भारत में चीन के राजदूत जू फेई होंग ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है और इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप्पी केवल धमकाने वालों को बढ़ावा देती है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत में चीनी राजदूत शू फेई होंग ने अमेरिका को धौंसिया करार देते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से फ्री ट्रेड का फायदा उठा रहा है, लेकिन अब वो टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और चीन इस कदम का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने आगे कहा कि चुप रहने से धौंसिया को और बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। जी हाँ, वहीं भारत के लिए चीनी बाजार खोलने के बारे में बात करते हुए फेई होंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के बाजारों में वस्तुओं के आदान प्रदान से काफी प्रगति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चीनी बाजार में और ज्यादा भारतीय वस्तुओं के आने का स्वागत करेंगे। आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में भारत मजबूत है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दोनों प्रमुख बाजार आपस में जुड़ जाएं तो ज्यादा प्रभाव होगा। फेई होंग ने आगे कहा कि चीन चाहेगा कि भारतीय कंपनियां चीन में निवेश करें और साथ ही उन्होंने देश में चीनी कंपनियों के लिए उचित माहौल की भी उम्मीद जताई है। दोस्तों, चीन के भारत को खुला समर्थन के लिए आपकी क्या राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ भारत से नाराज भी दिखाई दिया है। दोस्तों, चाइना वांग यी भारत को सीख देने में लगे हैं। जब तक भारत में थे तब तक प्यार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, अब भारत से निकलने के बाद, पाकिस्तान पहुंचने के बाद भारत को अकड़ दिखाने की कोशिश करने लगे। दरअसल चीन ने गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी की इस सप्ताह चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के दौरान एक चीन नीति से संबंधित कथित टिप्पणियों पर भारत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर आश्चर्य व्यक्त किया। दोस्तों, भारत ने मंगलवार को कहा था कि ताइवान पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और उसके साथ नई दिल्ली के संबंध आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम भारत के स्पष्टीकरण से हैरान हैं। वो जयशंकर जी की टिप्पणियों पर भारत के स्पष्टीकरण की खबरों पर चीन के आधिकारिक मीडिया के सवाल का जवाब दे रही थी। यह स्पष्टीकरण तब आया जब चीनी विदेश मंत्रालय ने वांग यी के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर जी के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ऐसे में चीनी प्रवक्ता ने गुरुवार को दावा किया कि बीजिंग इस स्पष्टीकरण को तथ्यों के साथ असंगत कर पाता है। माओ ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत में कुछ लोगों ने ताइवान के मुद्दे पर चीन की संप्रभुता को कमजोर करने और चीन भारत संबंधों में सुधार को बाधित करने की कोशिश की है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन के भूभाग का एक अविभाज्य हिस्सा है। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस पर व्यापक सहमति है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत एक चीन के सिद्धांत का गंभीरता से पालन करेगा, संवेदनशील मुद्दों को उचित ढंग से संभालेगा और द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास को बढ़ावा देगा। यानी कि दोस्तों, चीन ये चाहता है कि भारत उसके हर मुद्दे में हामी भरे, लेकिन चीन जैसे देश और अमेरिका जैसे देश के आगे हामी भरने का मतलब है अपने ही देश का नुकसान करवाना। और वाकई में दोस्तों, कनाडा ने तो ये प्रूफ कर ही दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां नेपाल की संसद में भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने के समझौते को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेपाल के सांसदों ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बताया। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। सीपीएन यानी माओवादी केंद्र के मुख्य विहिप हितराज पांडे ने कहा कि हमारे दो पड़ोसी मित्र देशों भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार मार्ग फिर से खोलने के लिए हुए द्विपक्षीय
समझौते ने हमारे राष्ट्र को आहत किया है। नेपाल को इस समझौते की जानकारी नहीं दी गई जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने इस समझौते का विरोध करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल राजनयिक और राजनीतिक प्रयास शुरू करने की मांग की है। दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लिपुलेख का जो क्षेत्र है वो नेपाल का हिस्सा है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल सरकार का स्पष्ट मत है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के अविभाज्य अंग है। इन्हें आधिकारिक तौर पर नेपाली मानचित्र में भी दर्ज किया गया है और संविधान में भी शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, नेपाल सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों का या साक्ष्यों पर आधारित हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों तक जारी रहा है। हाल के वर्षों में कोरोना और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था। अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वहीं भारत के इस बयान पर ड्रैगन ने भी भारत का ही साथ दिया दोस्तों और नेपाल को नहीं दिया जरा भी भाव। नेपाल को ठहरा दिया चीन ने भी गलत। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में व्यापक वार्ता के बाद मंगलवार को जारी एक संयुक्त दस्तावेज में कहा गया कि दोनों पक्ष 3 निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं लिपुलेख दर्रा, शिवकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि भारत के लिए क्यों खास है ये दर्रा। दरअसल लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत के लिए न केवल सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत, नेपाल और चीन यानी तिब्बत की त्रिसीमा के निकट स्थित है। प्राचीन काल से यह भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और धार्मिक यात्राओं का एक प्रमुख मार्ग रहा है। खास तौर पर ये कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र है। सामरिक दृष्टि से लिपुलेख दर्रा भारतीय सेना को चीन सीमा तक तेज और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। ये क्षेत्र भारत के लिए एक रणनीतिक चौकी की तरह काम करता है जो हिमालयी क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके अलावा ये दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे नेपाल को, जिसको ये लगता है कि अगर उसने नोट पर इन क्षेत्रों को छाप दिया है, मानचित्र में इन क्षेत्रों को छाप दिया है, संविधान में इसको शामिल कर लिया है, तो ये क्षेत्र उसका हो जाएगा। दोस्तों, नेपाल की इस गलतफहमी का आप लोग जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में फिर से एक्टिव हुआ जैश ए मोहम्मद। 313 नए आतंकी शिविर बनाने का प्लान जिस पर फूकेगा अरबों रुपया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए थे। इन ठिकानों का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद यानी JEM और लश्कर ए तैयबा एलिटीज कर रहे थे। इस बीच खुफिया रिपोर्टों के आधार पर IANS का खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद अब अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। संगठन पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह ठिकाने नए आतंकियों को ट्रेनिंग देने और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के काम आएंगे। साथ ही ये ठिकाने जैश प्रमुख मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए भी सुरक्षित अड्डे होंगे। इस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए जैश ने लगभग 4 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर हल निकालने चले थे ट्रंप। रशिया ने यूक्रेन में अमेरिकी फैक्ट्री पर ही बरसाती मिसाइलें, जी हाँ, कर दिया ट्रंप का सपना चकनाचूर नोबेल पुरस्कार का। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते कई महीनों से यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर लगातार अपना सिर खपा रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह इस सिलसिले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की एक बैठक भी की। हालांकि उन्हें अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब हाल ही में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री पर ही मिसाइलें बरसा दी। यानी कि शांति की बात तो छोड़िए, जैसा चल रहा था उससे भी भयंकर मार दिया है। अमेरिका को दोस्तों जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी फ्लेक्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक सिविलियन फैक्ट्री पर हुए भीषण रूसी हमले में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे 2 रूसी क्रूज मिसाइलों ने मुकाचेवो स्थित कंपनी के परिसर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से इन हमलों को रोकने की अपील की है। जेलेंस्की ने अमेरिका से कहा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं, अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन पुतिन शांति की बात तो छोड़िए और ज्यादा हमले तेज कर दिए हैं पुतिन ने। जी हाँ,
वहीं दोस्तों पुतिन ने युद्ध विराम के लिए 3 डिमांड रखी है जेलेंस्की। इन तीनों डिमांडों को सुनकर बौखला चुके हैं दोस्तों। यूक्रेन में शांति की संभावनाओं के बीच रशिया ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को सार्वजनिक कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से मांग की है कि वो पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ दें। दूसरा मांग है नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, और तीसरा अंतिम मांग है तटस्थ रहे और पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखें। जिसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोस्तों काफी ज्यादा चौंकते दिखाई दिए हैं और उन्होंने तुरंत अमेरिका से बात की। तो वही बता दें, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक दूसरे से फोन पर बात की। रशिया यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर गुरुवार को अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की संभावना पर विचार साझा किए और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन और वेस्ट एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार साझा किए हैं और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो वहीं दोस्तों हिंदी में मैक्रोन ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी परिस्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की ओर बढ़ सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधित मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों ये बातें तब हुई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ दबाव तो बनाया है, साथ ही साथ यूरोपीय देशों से भी कहा है कि तुम भी भारत पर दबाव बनाओ। ऐसे में फ्रांस के साथ होते बेहतर रिश्ते तगड़ा जवाब माना जा रहा है ट्रंप को। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्रंप है जो सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद एकदम पूरे तरीके से बदल चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्त बताने वाले ट्रंप अब दोस्ती में दरार डाल चुके हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, भारत से दूर जा रहे हैं, भारत और रशिया के बीच दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत की खिलाफी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत भी बिना झुके सही तरीके से जवाब दे पा रहा है अमेरिका को, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, राहुल गांधी की गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पुलिस कर्मी को लगी थी टक्कर दोस्तों। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी बिहार के कई जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। हालांकि बीते दिनों राज्य के नवादा जिले में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के वाहन से टक्कर लग जाने के कारण एक पुलिस कर्मी घायल हो गया। भाजपा ने इस घटना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा था। अब पुलिस ने इस घटना को लेकर राहुल गांधी के वाहन के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है और कानून हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी से बेहतर बोलते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते। कांग्रेस में कई योग्य नेता है जिनको आगे नहीं आने दिया जाता। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष के कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता है, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने अनौपचारिक तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इसलिए व्यवधान करती है क्योंकि विपक्ष में भी कुछ ऐसे नेता है जो राहुल गांधी से बेहतर बोलते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते। क्या आप भी मोदी जी की इस बात से सहमत है दोस्तों? बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां स्टॉक की ताजा लिवाली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपए बढ़कर 1,620 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,20 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। राजधानी में 99.5% शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 500 रुपए बढ़कर 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम टैक्स के साथ हो गया। पिछले सत्र में ये 99,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। पिछले सत्र में सोने की कीमत 3 सप्ताह के निचले स्तर पर गिरने के बाद सुरक्षित निवेश की मांग और सौदेबाजी की खरीदारी के चलते बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में तेजी आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व के गवर्नर के इस्तीफे की मांग से सुरक्षित निवेश की नई मांग को बढ़ावा मिला, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। दोस्तों अमेरिकी डॉलर अपने हालिया उचित स्तर से नीचे गिर गया,
जिससे सोने की कीमतों को और समर्थन मिला। संघ के मुताबिक इसके अलावा बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। और ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक दोस्तों ये वर्ल्ड डिस्प्यूट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। हो सकता है कि सोने के दाम ऐसे आसमान छू जाएं और भी ज्यादा कि इंसान खरीद ही ना पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सोने के दाम में भारी गिरावट भी देखने को मिल जाए। गिरावट तभी होगा दोस्तों जब डॉलर के भाव गिरेंगे, यानी कि रुपया मजबूत होगा, और ऐसा बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन हम यही सुझाव देंगे कि जब आपको सही लगे और जरूरत हो तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।